नहीं है। सो वी आर स्टार्टिंग विद 116, बहुत छोटू सा सेक्शन गाइस अपनी स्पाइरल में 7.27 पेज नंबर पे आ जाना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ रेजोल्यूशन पास्ड एट द एडजर्न मीटिंग, समझना गाइस। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब मीटिंग बुलाओ तब कोरम प्रेजेंट ही हो। सपोज आपने फॉर एन एग्जांपल आपने मीटिंग बुलाई है, वो मीटिंग 26 जनवरी 2021 को बुलाई है आज के दिन पे, बट वहां पे बहुत सारे डायरेक्टर्स फ्लैग होस्टिंग के लिए गए थे। सो ड्यू टू लैक ऑफ कोरम आपका ये मीटिंग जो था, ये मीटिंग एडजर्न हो गया, समझ रहे गाइस, ये मीटिंग आपका एडजर्न हो गया, राइट। एंड 26 तारीख को वहां पे कोरम ही नहीं था, मीटिंग नहीं हुआ तो मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा। अब ये मीटिंग आपने 7 डेज के बाद रखा, राइट, कभी भी रख सकते हो गाइस, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। बट यस आपने 7 दिन के बाद इस मीटिंग को रखा, ऑलमोस्ट 3 फरवरी को। मुझे बताइए गाइस, ये कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर मीटिंग है या न्यू मीटिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर मीटिंग है, यस और नो? यस, ठीक है। Many students are saying yes sir, ये कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर मीटिंग है, ड्यू टू लैक ऑफ कोरम इस मीटिंग को क्या करना पड़ा, हमको एडजर्न करना पड़ा। अब इस तारीख में कोरम था, समझना, यहाँ पे कोरम प्रेजेंट था, आपने 3 रेजोल्यूशन पास किए, यहाँ पे यू हैव पास 3 रेजोल्यूशंस। तो मुझे बताइए गाइस, द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन वुड बी 3 फरवरी और 26 जनवरी। योर आंसर शुड बी, ये 3 रेजोल्यूशंस जो हमने पास किया है, वो 3 रेजोल्यूशंस 3 फरवरी को पास किया ऐसा माना जाएगा या 26 जनवरी को पास किया ऐसा माना जाएगा? 2 आंसर आए हैं। 3 जन बोल रहे हैं 26 जनवरी एंड 8-10 जन बोल रहे हैं 3 फरवरी है गाइस। इसी के लिए सेक्शन 116 है 1.5 लाइन का, ठीक है। एग्जांपल एंड क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अ रेजोल्यूशन पास्ड at the adjourned meeting, that is general meeting or class meeting or board meeting, कोई सी भी मीटिंग हो, shall be treated to have been passed on the date on which it was in fact passed and not on any earlier date। मतलब जिस दिन वो एक्चुअली में पास हुआ है उसी दिन वो पास किया गया माना जाएगा, and not on the earlier date। सिंपल, समझ में आएगा, राइट। बिकॉज़ 26 जनवरी को तो कोरम आया ही नहीं था गाइस, लोग भी वहां पे इतने प्रेजेंट नहीं थे जितने चाहिए, राइट। तो कहां से आप कह सकते हो कि 26 जनवरी को पास हुआ? इसीलिए कानून ने क्लियर किया और मैंने उसी कानून को एग्जांपल के जरिए आपके साथ क्लियर कर दिया कि भैया जिस तारीख को एक्चुअली में जो रेजोल्यूशन पास होता है, इवन ऐसा भी पॉसिबल है बोर्ड मीटिंग के केस में तो के समझना कि आपने यहाँ पे 4 टोटल एजेंडा थे आपके, ठीक है, 4 एजेंडा थे ABCD, यू हैव पास्ड A and B, ये दोनों आपने पास कर दिया। यू हैव पास्ड एजेंडा नंबर A एंड एजेंडा नंबर B, ठीक है। और वो एजेंडा आपने फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग थी, आधे डायरेक्टर्स को काम था तो चले गए, C and D पास नहीं हुआ, मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा। बाकी के 2 एजेंडा आपने 3 फरवरी को पास किया। तो यस, रिकॉर्ड में ऐसा ही लिखा जाएगा कि 2 एजेंडा के लिए इफेक्टिव डेट 26 जनवरी है, वाइल बाकी के 2 एजेंडा के लिए 3 फरवरी है। जिस दिन जो एक्चुअली पास होता है उसी दिन वो पास हुआ गया माना जाएगा, एंड नॉट ऑन एनी अर्लियर डेट। ऐसा सिंपली 1.5 लाइन का सेक्शन 116 बोलता है, जो जनरल मीटिंग के लिए भी रहेगा, कोई कमिटी की मीटिंग हो रही है उसके लिए भी रहेगा, एंड बोर्ड मीटिंग भी हो रही है तो उसके लिए भी यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल ऐसे 1.5 लाइन का सिंपल सेक्शन 116, रेजोल्यूशन पास्ड एट द एडजर्न मीटिंग, सिंपल एज दैट। वेरी क्लियर गाइस, एग्जांपल के जरिए हमने इसको क्लियर कर दिया। नहीं बेटा, एडजर्न मीटिंग नोटिस करने के लिए 21 डेज होता है युवराज, राइट। एडजर्न तो आप दूसरे दिन भी करना चाहते हो, तीसरे दिन करना चाहते हो, कभी भी कर सकते हो, एडजर्न कभी भी कर सकते हो, देयर इज नो सच प्रोविजन। हाँ, बट अगर आप एडजर्न का कोई डेट मेंशन नहीं करते हो तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे आपने उसको एडजर्न किया है। इफ यू हैव नॉट मेंशनड एनी टाइम और यू नो प्लेस, तो वहां पे ऐसा माना जाएगा।
क्लास मीटिंग में क्या होता है, क्लास मीटिंग मतलब कि सपोज कंपनी ने कोई डिबेंचर इश्यू कर रखे है, तो डिबेंचर होल्डर्स की अगर कोई मीटिंग बुलाते हैं तो वो क्लास मीटिंग है। कंपनी ने कोई प्रेफरेंसेस इश्यू कर रखे हैं तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स की कोई मीटिंग बुलाते हैं तो वो क्लास मीटिंग होता है। एक डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स अगर आपने इश्यू कर रखा है, उसकी मीटिंग अगर आप बुलाते हो, दैट वुड बी कंसीडर एज क्लास मीटिंग। क्लियर है गाइस? इज देयर एनी डाउट? चलो ग्रेट। 116 बहुत छोटा डेड लाइन का है गाइस, राइट? स्टिल वी हैव डिस्कस फॉर 5 मिनट्स विद एग्जांपल। बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। 117 गाइस, 117 बात करता है, सिंपली पहले समझ लो, 117 बात करता है रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड। रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट जो आप पास करते हो वो आपको फाइल करना पड़ेगा, किसके साथ भैया? आरओसी के साथ, ठीक है? रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। सो कंपनी सिंपली वो इतना ही बोलता है कि कंपनी कोई भी रेजोल्यूशन अगर फाइल करती, पास करती है, तो वो रेजोल्यूशन आरओसी को, कोई भी मतलब जो 117 में है, वो रेजोल्यूशन आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर कौन सा है? तो क्या एमजीटी 14 है। कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? तो क्या भैया आपको 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा, 30 डेज, राइट? और कौन से रेजोल्यूशंस? तो क्या रेजोल्यूशंस पास्ड अंडर सेक्शन 117 of Companies Act 2013, रेजोल्यूशन पास अंडर सेक्शन 117, ठीक है? बस इतना ही सेक्शन है गाइस। बस अब आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि 117 में ऐसे कौन से रेजोल्यूशंस आते हैं कि जो हमको फाइल करने पड़ेंगे। बाकी सिर्फ इतना है, ये आपको आपकी स्पाइरल के अंदर ही पेंसिल से, पेन से, जहां से भी लिखना है आप लिख सकते हो इतना पोर्शन। कंपनी को एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा, उस एमजीटी 14 के अंदर आपको रेजोल्यूशन अटैच करना पड़ेगा। ये एमजीटी 14 आपको 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। सिंपल। कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा? 30 डेज के अंदर आपको ये फाइल करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखते हैं, ये रहा। द कंपनी शैल फाइल विथ आरओसी अ कॉपी ऑफ, अंडरलाइन करना गाइस एवरी रेजोल्यूशन, एंड यहां पे अंडरलाइन करना एवरी एग्रीमेंट। ये रेजोल्यूशन अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ है तो यस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझते हो ना, 102 में जो पढ़ा था अपन ने, वो वाला। एग्रीमेंट अगर कोई भी आपने बनाया है तो वो भी आपको वहां पे फाइल करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? ये टाइम लिमिट आ गई गाइस, अंडरलाइन कर दो इसको, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, मेकिंग ऑफ सच एग्रीमेंट। कौन से रेजोल्यूशन है और कौन से एग्रीमेंट है वो नीचे लिखा हुआ है, डोंट वरी फॉर दैट। आपको फिलहाल सेक्शन क्या बोलता है? कंपनी को एवरी रेजोल्यूशन, एवरी एग्रीमेंट आरओसी को फाइल करना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब किस हिसाब से फाइल करना है? द मैनर ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट एंड फीस फॉर फाइलिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट। यहाँ पे मैनर एंड फीस दोनों के बारे में बात करता है। यहाँ पे देखो टाइमलाइन है तो यहाँ पे 30 दिन के लिए बात कर दी, तो यहाँ पे बोल दिया है द फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस इज एमजीटी 14, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है गाइस, राइट? तो मैनर तो किस तरीके से फाइल करोगे? एमजीटी 14। और फीस सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखी है गाइस, वो डिपेंड्स ऑन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। फीस 300 रुपए से लेके अगर टाइम पे फाइल करते हो 600 रुपए तक का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। आपको फीस लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको इस लेवल पे याद रखने की जरूरत नहीं कि कितना फीस लगता है फॉर्म फाइलिंग का। आपको अगर एग्जाम में पूछते भी है, नहीं पूछेंगे, अगर पूछते भी है तो आपको सिर्फ लिखना है प्रिस्क्राइब्ड फीस। वेरी क्लियर गाइस? फिर से एक बार तीनों चीजें। पहले पॉइंट में क्या बोला? रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स आपको फाइल करने हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला? 30 दिन के अंदर फाइल करने हैं। एंड तीसरे पॉइंट में क्या बोला? किस तरीके से फाइल करोगे? एमजीटी 14 में विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। सिंपल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बोलता है एवरी रेजोल्यूशन which has the effect of altering the articles, कंपनी में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होता है, and every agreement which is required to be filed under section 117 subsection 3 shall be embodied in the articles or annexed to the articles। जैसे कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर कोई प्रोविजन लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 17 है, ठीक है? और आर्टिकल नंबर 17 ऐसा लिखा हुआ है
आर्टिकल नंबर 17 ऐसा लिखा हुआ है। सपोज हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के अंदर आर्टिकल कुछ ऐसा लिखा हुआ है, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर धीरूभाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी एंड अनिल भाई अंबानी। इस हिसाब से इसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर का जिक्र किया हुआ है। एंड यस, इट इज मैंडेटरी गाइस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के कौन है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका आपको जिक्र करना पड़ता है। अब धीरू भाई तो रहे नहीं, नीचे आपको इसमें कुछ एडिशन करना, इसको आप निकाल नहीं सकते, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा जो फर्स्ट डायरेक्टर। इसमें आपको एक लाइन ऐड करनी है, द प्रेजेंट डायरेक्टर और करंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा आपको ऐड करना है। द आर्टिकल्स में ऐड करना है, द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऐसा आपको ऐड करना है। मुकेश भाई अंबानी एंड नीता अंबानी, ऐसा आपको वहां पे ऐड करना था फॉर एन एग्जांपल। इतना तो आपको रखना ही है बिकॉज इसको आप हटा नहीं सकते, समझा राइट? चाहे कोई पर्सन मर भी गया है तो भी फर्स्ट डायरेक्टर तो फर्स्ट डायरेक्टर ही रहता है, वो आप हटा नहीं सकते। आपको नीचे इतना लाइन ऐड करना है। इसके लिए आपने आर्टिकल में कुछ भी चेंज करते हो, समझना है मेरी बात। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक डॉट भी एक्स्ट्रा हो गया उसको निकालना है, या डॉट रह गया उसको ऐड करना है। आर्टिकल में कुछ भी चेंज करते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है गाइस। ये कोई है ना, मैं आपको थंब रूल बता दूंगा, थंब रूल राइट, कि इधर का इधर भी हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। आर्टिकल में कुछ भी एक डॉट, बहुत सामान्य बात है, फिर भी एक डॉट रह गया वो भी ऐड करना है ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप पूरा एक क्लॉज ऐड करना चाहते हो 17 के नीचे राइट, कि प्रेजेंट डायरेक्टर कंपनी के कौन है, मुकेश भाई या नीता भाभी, ये आप ऐड करना चाहते हो। तो इसके लिए आपने कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गाइस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। अब ये पढ़ो कि ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन आप पास करते हो, यहाँ पे आपकी सबकी ध्यान नजर यहाँ पे, एवरी रेजोल्यूशन, आप ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हो विच हैज द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, कैन आई से दैट ये रेजोल्यूशन पास किया तो आपके आर्टिकल में चेंज हुआ, यस हुआ। या फिर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बनाते हो कि जिससे आपके आर्टिकल में विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 117(3), ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप बनाते हो, तो फिर आप MGT 14 में सिर्फ रेजोल्यूशन अटैच नहीं करोगे, इसके साथ साथ आपको ऑल्टर्ड आर्टिकल भी अटैच करना पड़ेगा, नया वाला आर्टिकल चेंज होने के बाद, जो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इतना ही बस वो बोलना चाहता है। देखो फिर से पढ़ो गाइस, एवरी रेजोल्यूशन के जो रेजोल्यूशन आपके आर्टिकल को भी ऑल्टर करता है, एंड एवरी एग्रीमेंट which is required to be filed under section 117 subsection 3 shall be embodied in the articles, वो आपको आर्टिकल्स के अंदर अटैच करना पड़ेगा, और annexed to the articles, और आर्टिकल्स के अंदर उसको आपको अटैच भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अपन को सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन से रेजोल्यूशंस 117 के अंदर आते हैं। तो सारे के सारे स्पेशल रेजोल्यूशंस आते हैं। बी पॉइंट बी स्पेशल रेजोल्यूशंस की बात करता है। बी पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको कैंसिल कर दो आपकी स्पाइरल में से। बी पॉइंट कैंसिल कर दो गाइस, अपना स्पाइरल लेके ही बैठना, पेन पेंसिल साथ में लेके ही बैठना एवरी लेक्चर में। सी पॉइंट बोलता है ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन, एनी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ कंपनी रिलेटिंग टू, मतलब ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन है या ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कंपनी बनाती है, राइट? दो में से कुछ भी हो सकता है ये। ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन है या ऐसा कोई भी अग्रीमेंट कंपनी ने बनाया है रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल of the appointment or variation of the appointment of managing director, simple। ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट आप बनाते हो जो बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में, जो बात करता है रीअपॉइंटमेंट के बारे में, जो बात करता है रिन्यूअल के बारे में, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वेरिएशन करते हो। तो इन शॉर्ट एमडी के रिलेटेड, एमडी के अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के रिलेटेड ऐसा कोई भी रेजोल्यूशंस या अग्रीमेंट आप बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 117 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड 117 का कंप्लायंस सिर्फ इतना ही है,
सिर्फ इतना ही 117 का कंप्लायंस कि आपको ये रेजोल्यूशन जो आपने पास किया ना, वो रेजोल्यूशन आपको कौन से फॉर्म में, फिर से कम ऑन गाइस, कौन से फॉर्म में, एमजीटी 14 एमजीटी 14 के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर किसको फाइल करने का है, आरओसी को आपको फाइल करना पड़ेगा, उसमें ये रेजोल्यूशन अटैच करना पड़ेगा कि भैया हमने एमडी की अपॉइंटमेंट कर रखी है, सिंपल। और ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन है जिसमें आर्टिकल में चेंजेस होते हैं तो आपको ऑल्टर्ड आर्टिकल्स भी अटैच करना पड़ेगा, सिंपली वो इतना ही बोलता है, सेक्शन सिर्फ इतना ही है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कौन से रेजोल्यूशन है जिसके लिए एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 117। तो पहला देखा कि कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके लिए एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। फिर हमने क्या देखा, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जो एमडी के रिलेटेड है, एमडी की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट, ऐसा कुछ भी रेजोल्यूशन अगर आप पास करते हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एमजीटी 14 वहां पे फाइल करना पड़ेगा। देन उसके बाद resolutions or agreements which have been agreed to by any class of member but which if not so agreed would not have been effective for their purpose unless they had been passed by specified majority or otherwise in a some particular manner, and all resolutions or agreement which effectively bind such class of members though not agreed by all those members। but इतना लंबा लंबा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसकी जगह पे इतना ही लिखना है, resolutions passed by class of members। बाकी कुछ भी इसमें याद नहीं रखोगे तो चलेगा। क्लास ऑफ मेंबर्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्लास ऑफ मेंबर्स में मतलब डिबेंचर्स होल्डर ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कोई रेजोल्यूशंस पास किया है, आइए आप लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, राइट। resolutions passed by debenture holders, resolution passed by preference shareholders in their meeting, separate meeting। तो ऐसा कोई भी resolutions अगर आप पास करते हो तो सेक्शन 117 ये बोलता है आपको ये रेजोल्यूशन फॉर्म नंबर MGT 14 के अंदर 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा। वेरी क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद ई पॉइंट है गाइस, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी वाउंड अप वॉलंटरीली, राइट। आप ऐसा कोई भी रेजोल्यूशंस पास करते हो जिसमें आप अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हो, किसी का कोई फोर्स नहीं है, कोई देवू वेवू नहीं થઈ ગયું, राइट। वॉलंटरीली आप कंपनी को वाउंड अप करना चाहते हो, समझना गाइस, वॉलंटरीली आप कंपनी का क्या करना चाहते हो गाइस, वाइंडिंग अप करना चाहते हो। तो उसके लिए आपने कोई भी रेजोल्यूशंस पास किया है उसका एक अलग सा, तो ये मैं आपको सीए फाइनल के अंदर पढ़ाऊंगा गाइस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना हो, राइट। तो इस सेक्शन के इस एक्ट के अंदर आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप का अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है तो 117 अट्रैक्ट होगा, और 117 ये बोलता है कि आपको कौन सा फॉर्म, MGT 14 30 दिन के अंदर किसको, आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, राइट। सिंपली वो इतना बोलता है। फिर गाइस एक सेक्शन है, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, समझना, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 है जो बोर्ड के पावर के बारे में बात करता है, समझना। 179 सबसेक्शन 3 जो बात करता है पावर ऑफ बोर्ड के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर 179(3) ये तो सीए फाइनल का सेक्शन है, बट इसके अंदर आपने कोई से भी रेजोल्यूशन पास किया है जो बोर्ड के पावर से हो सकता है, तो ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन अगर आप पास करते हो, राइट, तो आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। आई रिपीट गाइस, आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है, तो मैं आपको पहले इजीली बता रहा हूँ, राइट। सर ऐसे कौन सी चीजें हैं कि जो 179(3) के अंदर लिखी हुई है, अगर वो आपको जानना है तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, राइट। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। CBSBI, LFSMT, PC, KMP, AFSDD। अच्छा सर ये क्या लिखा, तो पूरा राइमिंग बना दिया आपने, CBSBI, LFSMT, PC, KMP, AFSDD, ठीक है। ये मैं सीए फाइनल में पढ़ाता हूं, आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 179 सबसेक्शन 3 में अगर कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उसके लिए क्या फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है, सेक्शन 117 बोलता है, राइट। उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये सीए फाइनल में पढ़ेंगे, और ये आपको भी मैं याद रखवा लूंगा उस टाइम पे। ये क्या होता है CBSBI, तो सी से अगर आप कोई रेजोल्यूशन पास करते हो, बोर्ड पास करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करता है, किस चीज के लिए, तो सी से वो बोलता है कि कॉल मनी मंगवाने का अगर आप रेजोल्यूशन पास करते हो, आप शेयर कैपिटल में पढ़ते होंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वैसे मंगवाते रहते हैं, फाइनल कॉल, राइट। तो कॉल मनी मंगवाने का रेजोल्यूशन अगर आपने पास किया, बोर्ड ने पास किया, आपको क्या करना पड़ेगा, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। बी से बायबैक,
अगर आप बायबैक का रेजोल्यूशन पास करते हो, बोर्ड रेजोल्यूशन, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। एस से अगर आप सिक्योरिटी इश्यू करते हो, है इसका वन, क्या क्या इश्यू करते हो, शेयर्स वगैरह, शेयर्स सिक्योरिटी, कोई भी बॉन्ड वगैरह कुछ भी आप इश्यू करते हो, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी के लिए है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। बी से अगर आप बोरोइंग करते हो, आई से इन्वेस्टमेंट करते हो, एल से लोन देते हो, एफएस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अप्रूव करते हो, एम से मर्जर, टी से टेक ओवर, पीसी से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, राइट। अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी बीजेपी को पैसा देना चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहती है, कोई बात नहीं, आप दे सकते हो। इसके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया ना, वो MGT 14 में फाइल करना पड़ेगा। सिंपल, समझना। ऐसा 117 ने क्या बोला कि 179 के अंदर जितने भी रेजोल्यूशंस कवर होते हैं वो सारे के सारे MGT 14 में फाइल करो। 179 ने क्या किया, अपना एक लिस्ट दिया, समझो। 179 ने अपना एक लिस्ट दिया, मैंने उसका क्या किया, शॉर्टकट बना दिया, सो दैट बच्चों को सारे के सारे रेजोल्यूशंस याद रह पाए। CBSBI है, CBI SBI नहीं है, CBSBI, LFSMT, PCKMP, AFSDD, ठीक है। ये CA फाइनल में याद रखने का है, बिकॉज अपने यहाँ पे तो CA इंटर में कहां तक को पढ़ने का रहे, 148 तक ही पढ़ने का ना, तो ये डिटेल में अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। की मैनेजरियल पर्सोनल का अपॉइंटमेंट करते हो, रीअपॉइंटमेंट करते हो, उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर या ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करते हो, ए से ऑडिटर, तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली या हाफ ईयरली अप्रूव करते हो तब भी। डी से वहां पे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस करते हो, तो ये सब के लिए आपको, बट ये आपको फिलहाल कोई शॉर्टकट या कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर याद रखना है तो सिंपली आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जो है वो पावर ऑफ बोर्ड के बारे में बात करता है, सिंपल। ये आप अगर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, पर ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ये फाइनल में तो आपको पढ़ना ही है, राइट, और मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, ठीक है सर। यस, यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, ये बात करता है पावर ऑफ बोर्ड के बारे में, पावर ऑफ बोर्ड। इसके लिए आपको ये रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे। एनी अदर रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशंस है जो पब्लिक डोमेन में वहां पे प्रिस्क्राइब किया है, तो उसके लिए आपको ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आप वायोलेशन करते हो, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख। अगर आप वायोलेशन करते हो 117 का, मतलब कि आपने फाइल नहीं किया, तो कंपनी की लायबिलिटी है 1 लाख रुपीस की। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग, राइट, तो विद द फर्दर पेनल्टी 500 रुपीज ईच डे। अगर ये आप कंटिन्यू भी रखते हो, राइट, तो 500 रुपीज आपको ईच डे का पेनल्टी रहेगा। आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द सच फेल्यूर कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम आपको पेनल्टी हो सकता है 25 लाख रुपए का। स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का ही फाइन लगेगा, अगर फिर भी ये डिफॉल्ट आप कंटिन्यू करते हो तो 500 रुपया पर डे का आपको पेनल्टी वहां पे लग सकता है। ये कंपनी के लिए पेनल्टी है, ये जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, राइट, बिकॉज कंपनी को चलाने वाला तो डायरेक्टर है, तो उनको भी वहां पे लायबिलिटी हो सकती है 50,000 रुपए की। 500 रुपया पर डे, 5 लाख रुपया। यहाँ पे जो 1 लाख है, राइट, यहाँ पे 1 लाख है, उसकी जगह पे इनकी लायबिलिटी कितनी है, 50,000 रुपए की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की। 500 रुपया पर डे ये कॉमन है, राइट, और 25 लाख की जगह पे इनका कितना रहे, मैक्सिमम 5 लाख रुपया। यस, तो इतने पेनल्टीज आपको वहां पे लग सकती है। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट जो फाइल करना चाहिए था फॉर्म नंबर MGT 14 में, बट आपने फाइल नहीं किया, तो डेफिनेटली आपकी वहां पे लग सकती है। बीइंग अ कंपनी इतना पेनल्टी लग सकता है, बीइंग अ ऑफिसर ऑफ द कंपनी इतना पेनल्टी लग सकता है, 50,000, 500 रुपया पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है गाइस, सो वैसे सेक्शन बहुत छोटा सा है, बट आपको याद क्या रखना है कि कौन से रेजोल्यूशन। तो फिर से एक बार, स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करने के जितने भी रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट जो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ MD के बारे में बात करते हैं, वो क्लास ऑफ मेंबर्स ने अगर कोई रेजोल्यूशंस पास किया है तो वो आपको फाइल करने के। 179 सब सेक्शन 3 में जो बोर्ड के पावर से रेजोल्यूशन पास हुए हैं वो भी आपको वहां पे फाइल करने पड़ेंगे। सो वैसे तो कुल मिला के आपको 4 या 5 ही नाम याद रखने हैं, राइट। तो यस, इतना रेजोल्यूशन आपको वॉलंटरी वाइंडिंग अप ये रहेगा। यस, वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर आप करते हो तो उसका रेजोल्यूशंस भी आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ROC के साथ फॉर्म नंबर MGT 14 के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज, सिंपल एज दैट। यस गाइस, इज देयर एनी डाउट?
Is there any doubt in 117 and 116? आई होप सो आप भी साथ साथ में जहाँ पे भी आपको लग रहा है नेसेसरी वो आप लिख रहे हो, और जो मैं कैंसिल करवा रहा हूँ वो आप बुक के अंदर कैंसिल करते जाओगे। ठीक है, आई गेस देयर इज नो सच डाउट। देन यस, एक अच्छा सा सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 118 जो बात करता है मिनट्स के बारे में। मिनट्स की अगर हम बात करें गाइस, तो आप बहुत सारी मीटिंग करते हो। सर रियल लाइफ में ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं बेटा, नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। ईश्वरी का डाउट है, इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। आई एम डूइंग प्रैक्टिस, राइट, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, तो सबकी हम प्रैक्टिस करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स, सॉरी नॉट थाउजेंड्स। तो वहां पे हम सबकी प्रैक्टिस करते हैं और ये सारी चीजें हम वहां पे कंसीडर करते हैं, राइट। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, राइट, वी कैन डू दैट। यस गाइस, अब बात करते हैं मिनट्स के बारे में, सेक्शन 118। तो अगर आप किसी भी पर्पस के लिए कंपनी में मीटिंग करते हो, किसी भी पर्पस के लिए कंपनी में मीटिंग करते हो, चाहे वो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने की हो, चाहे वो मीटिंग शेयर होल्डर ने की हो, चाहे वो मीटिंग क्लास ऑफ मेंबर्स ने की हो, समझना, डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या चाहे वो मीटिंग कमिटी की हो, ऑडिट कमिटी कंपनी के अंदर है, या नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी है, ऐसा कोई सी भी कमिटी, द मोमेंट यू से कि भैया मीटिंग हुई है, द मोमेंट यू से कि कंपनी के अंदर क्या हुई है गैस, मीटिंग हुई है, कानून ये बोलता है, सेक्शन 118 ये बोलता है कि किसी भी पर्पसेस के लिए अगर आप मीटिंग करते हो, किसी भी पर्पसेस के लिए आप मीटिंग करते हो, तो आपको उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है एंड जो भी एजेंडा पास हुआ है, राइट, उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, तो उसका आपको लिखित में लिख के कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को हम बोलेंगे मिनट्स। फिर से, किसी भी प्रकार की आपने मीटिंग की है, उस मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट थे, वो मीटिंग कितने बजे चालू हुई है, वो मीटिंग कितने बजे खत्म हुई है, उस मीटिंग के अंदर कोरम प्रेजेंट था या नहीं था, उस मीटिंग के अंदर कितने लोग आए थे, कितने लोग ने लीव ऑफ एब्सेंस मांगा था और हमने ग्रांट किया है, समझना गाइस, राइट। उस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद उस मीटिंग के अंदर क्या एजेंडा अप्रूव किए गए, समझना, किसने फेवर में वोट दिया, किसने अगेंस्ट में वोट दिया, ये सब कुछ जो मीटिंग में हुआ है उसको आप मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जब पेपर पे लिखते हो एंड एक पेपर रेडी करते हो, सो दैट वो कंपनी के रिकॉर्ड में रहे कि व्हाट कंपनी हैज डिस्कस्ड इन इट्स बोर्ड मीटिंग, इन इट्स जनरल मीटिंग, इन इट्स क्लास ऑफ मेंबर्स मीटिंग, इन इट्स कमिटी मीटिंग्स इज नोन एज मिनट्स। समझ में आ रहा है क्या है गाइस? मतलब बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में मिनट्स क्या होता है वो आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए फिर ये रहा आपका मिनट्स। एवरी कंपनी शेल कॉज टू प्रिपेयर, टू बी प्रिपेयर्ड, बनाना है, साइन करना है, संभाल के रखना है, बनाने का, मीटिंग सिग्नेचर करवाने का चेयरमैन से, जो उस मीटिंग का चेयरमैन था उससे, राइट, एंड फिर आपको उसको संभाल के भी रखना पड़ेगा, कैप्ट, तीनों चीजें आपको करनी है। Every company shall cause to be prepared, signed and kept minutes of the proceedings of every general meeting, the proceedings of meeting of any class of shareholder, class of creditors, creditors का भी मीटिंग अगर कंपनी करती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कमिटी मीटिंग, या अगर कोई रेजोल्यूशंस आपने पोस्टल बैलेट से, ये हमारा सेक्शन डिस्कस करने का बाकी है, अपन डिस्कस करेंगे, राइट, सेक्शन 110 है, विल डिस्कस दिस। पोस्टल बैलेट से मतलब घर बैठे बैठे भी अगर कोई शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करता है, क्या घर बैठे बैठे भी अगर शेयर होल्डर कोई रेजोल्यूशंस के ऊपर वोटिंग कर सकता है, राइट, बैलेट पेपर कंपनी पोस्ट करती है और शेयर होल्डर घर बैठे बैठे रेजोल्यूशंस के ऊपर वोटिंग करता है, उसको पोस्टल बैलेट कहते हैं।
तो ऐसा कितने भी रेजोल्यूशंस आपने पास किए हो, ऐसी कोई सी भी मीटिंग आपने की है, राइट, आई रिपीट अगेन, शेयर होल्डर के लिए मीटिंग की हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए मीटिंग की हो, क्रेडिटर्स के लिए मीटिंग की हो, राइट, आपने कमिटी के लिए कोई मीटिंग की हो, या किसी भी पर्सन के लिए आपने अगर मीटिंग किया, द मोमेंट यू से मीटिंग, आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा, मिनट्स बनाना पड़ेगा. Every company shall cause to be prepared, signed and kept. ठीक है, बनाना भी है, सिग्नेचर्स भी करवाएंगे और संभाल के रखेंगे. मैनर ऑफ प्रिपरेशन एंड साइनिंग, किस तरीके से करेंगे, द मिनट्स शैल बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ऐसा लिख दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बट फिर क्या प्रिस्क्राइब्ड हुआ है और किस तरीके से हुआ है तो वो भी अंदर लिखा हुआ है, डोंट वरी. आपको इस हिसाब से मिनट्स बनानी है कि किसी डायरेक्टर की अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स, राइट, ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड एट एनी मीटिंग शैल बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स. सारी की सारी अपॉइंटमेंट आपको वहां पे कंसीडर कर देनी है. द मिनट्स शैल बी मेंटेन्ड इन द बुक्स केप्ट फॉर दैट पर्पस. मतलब कि आपको सेपरेट मिनट्स बुक बनाना पड़ेगा, ये लिखो आप वहां पे अपनी स्पाइरल में, सेपरेट मिनट्स बुक फॉर सेपरेट मीटिंग, और वी कैन से फॉर सेपरेट मिनट्स बुक फॉर सेपरेट क्लास ऑफ मीटिंग. समझाता हूं कैसे, कि इसका मिनट्स बुक अलग होगा शेयर होल्डर के लिए, क्रेडिटर्स के लिए मिनट्स बुक अलग होगा, डायरेक्टर्स के लिए मिनट्स बुक अलग होगा, राइट, कमिटी के लिए मिनट्स बुक अलग होगा. एक ही मिनट्स बुक के अंदर आप सारी मीटिंग ठुसते जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी वहां पे नहीं होगा, राइट. सारी अपॉइंटमेंट्स आपको मीटिंग के अंदर दिखानी है. फिर उसके बाद वाला पॉइंट बोला, मिनट्स शैल बी मेंटेन्ड इन द बुक्स केप्ट फॉर दैट पर्पस. मैं ये सेक्शन खत्म होने के बाद आपको मिनट्स दिखाऊंगा भी, हाँ, डोंट वरी. पेजेस जो होते हैं मिनट्स बुक के पेजेस, वो कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए. जो पेजेस है, राइट, वो कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए. मतलब क्या, कि सपोज आपने 10 पेज का मिनट्स बुक बनाया है, राइट, मतलब आपने कोई मीटिंग थी, उसका 10 पेज ड्राफ्टिंग हुआ है, राइट, तो आपको एवरी पेज पे नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5. ठीक है, ये आपका पहला मीटिंग था कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद. फिर अब दूसरा मीटिंग करते हो, समझना, कंसेक्यूटिवली नंबर्ड का मतलब बताता हूँ मैं आपको, मीनिंग बताता हूँ. फिर दूसरा मीटिंग करते हो तो 10 पेज पे खत्म हुआ था, फिर दूसरा मीटिंग का जो मिनट्स बना उसमें पेज नंबर 11 देना है. समझना गाइस, आपको कौन सा पेज नंबर देना पड़ेगा, पेज नंबर 11. क्यों भैया ऐसा, क्यों, बिकॉज कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होना जरूरी है. द पेजेस ऑफ द मिनट्स बुक शैल बी कंसेक्यूटिवली, क्या होना चाहिए गाइस, नंबरिंग होना वहां पे जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई अपन इसको कंसेक्यूटिवली नंबर्ड बोलते हैं. The minutes shall be prepared and signed within 30 days of the conclusion of the meeting. मीटिंग जो आपने बुलाई थी उसके 30 दिन के अंदर आपको कर देनी है. कोई भी मीटिंग इस मतलब ये इतनी सारी मीटिंग है क्या, समझना, ये जो है ना, ये ABCDE ये मीटिंग है, और ये रेजोल्यूशन जो पोस्टल बैलेट से पास करते हो वो है, या फिर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट. इसके 30 दिन के अंदर आपको क्या कर देना है, इसका मिनट्स बना के रख देना है, राइट. सो यस गाइस, 30 days टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर. फिर से गाइस बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं मैं, सो दैट आपको समझ में आए कि किसी भी प्रकार की मीटिंग करते हो, उस मीटिंग का आपको, किसी भी प्रकार की मीटिंग करते हो तो उस मीटिंग का आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट्स बनाना पड़ेगा. समझना गाइस, किसी भी प्रकार की आप मीटिंग करते हो तो आपको उसका मिनट्स बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो आपने उस प्रकार की मीटिंग दिखा दी, शेयर होल्डर की मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, कमिटी की मीटिंग, या फिर रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करते हो. सेकेंड पॉइंट बोला, इस मीटिंग के अंदर क्या आना चाहिए, किस हिसाब से प्रिपेयर करोगे. तो पहला बोला कि इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि सारी अपॉइंटमेंट जो डायरेक्टर्स की हुई है, किसी भी पर्सन की हुई है, वो अंदर ऐड होनी चाहिए, दिखानी है आपको. सेकेंडली, सेपरेट पर्पस के लिए सेपरेट मिनट्स बुक बना दो. तीसरा, जो पेजेस होंगे उसके ऊपर आपको नंबरिंग करना है कंसेक्यूटिवली, बीच में ब्रेक नहीं लगाना, फिर से एक से शुरुआत नहीं करनी है. एक लाइफ टाइम तक आपको ये नंबरिंग कंसेक्यूटिवली वहां पे करने का है. टाइम लिमिट दिया फॉर प्रिपरेशन एंड साइनिंग,
Yes, the minutes shall be prepared and signed within 30 days. कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये कर देना है. नाउ बात करते हैं कंटेंट की. कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग्स. बोर्ड मीटिंग्स के कंटेंट के बारे में ये बात करते हैं, राइट. इन केस ऑफ अ बोर्ड मीटिंग ऑफ और कमिटी मीटिंग, राइट, बोर्ड की मीटिंग हो रही है या कमिटी की मीटिंग हो रही है, तो उसके अंदर आपको क्या प्रेजेंट करना, क्या लिखना है. द मिनट्स शैल आल्सो कंटेन द नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट. And अगर कोई resolutions where any resolution is passed at the meeting, the name of the director dissenting from the resolution and the name of the director not concurring with the resolution. ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे. ये 4th पॉइंट का डिस्कशन मैं यहाँ पे आपको साथ बोर्ड पे करता हूँ. ये 4th पॉइंट का डिस्कशन क्या बोलता है ये समझो. आपको भी अगर आपकी बुक के अंदर लिखना हो या कहीं पे भी लिखना हो. बात करते हैं बोर्ड मीटिंग के बारे में, और वी कैन से बोर्ड मीटिंग की मिनट्स के बारे में. तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, द नेम ऑफ द डायरेक्टर जो प्रेजेंट है. फिर दूसरा, आपको ऐसा भी कोई रेजोल्यूशन होता है गाइस, ऐसा भी कोई एजेंडा होता है कि जिसमें सर्टेन डायरेक्टर, सम डायरेक्टर्स, समझना, इफ इंटरेस्टेड in the agenda, then they will be abstain from voting. मतलब क्या सर, समझाता हूं मैं आपको. सपोज आज मेरी कंपनी है सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड. इस कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर्स है, ABCD. There are 4 directors, ABCD. नाउ मेरी कंपनी किसी कंपनी के साथ या किसी पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, एंड जिस पर्सन के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रही है ना, वो मिस्टर डी के रिलेटिव है. डी की वाइफ है. सपोज हमारी कंपनी किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर रही है, बट वो डी की क्या है, वाइफ है. तो अब जब उस डी की वाइफ के साथ कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम मीटिंग बुलाई और उसका एजेंडा रखा. तो ऑब्वियसली डी की वाइफ है, तो डी तो क्या करेगा, उसके लिए हाई बोलेगा, है ना, बिकॉज उसकी वाइफ के पास पैसा आएगा. अगर कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्ट देगी तो कॉन्ट्रैक्ट देगी तो घर में इनकम आएगी, उसकी वाइफ कमाएगी. तो डी तो वहां पे क्या हो गया है, उस एजेंडा के अंदर है. गाइस समझो ना, मेरे साथ बोलो ना. ये डी जो है, वो डी इस एजेंडा के अंदर क्या हो गया है, इंटरेस्टेड हो गया है. तो अगर कोई पर्सन इस तरीके से कंपनी किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर रही है, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो उसको वोटिंग देने का अधिकार उस मीटिंग के अंदर नहीं है. उसको वंचित किया जाएगा, उसको एब्स्ट्रेन किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, उसको वोटिंग नहीं करने को मिलेगा. तो कानून क्या बोलता है सेक्शन 118 के अंदर कि अगर कोई डायरेक्टर किसी एजेंडा के अंदर वंचित है वोटिंग देने से, तो आपको उस मिनट्स के अंदर उसका नाम लिखना पड़ेगा कि हियर मिस्टर डी is interested in the said agenda as company wants to do contract with his wife, and that's why Mr. D is abstain from voting for this agenda. ऐसा आपको मिनट्स के अंदर लिखना पड़ेगा. गाइस आई रिपीट माय स्टेटमेंट, मैं फिर से आपको समझाता हूं कि अगर कंपनी किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ अगर कोई भी एजेंडा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी मैटर करना चाहती है, कंपनी उसको कोई वर्क देना चाहती है या वर्क लेना भी चाहती है, राइट, अगर आपके में से कोई, जितने भी डायरेक्टर्स, अगर सारे के सारे हैं तो सारे के सारे, 1 है 2 है 3 है 4 है, जितने भी डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड है, मतलब उनका उस पार्टी के साथ कोई रिलेशन है, तो उस डायरेक्टर को वोटिंग देने का कोई अधिकार नहीं है. एंड अगर वो डायरेक्टर वोटिंग नहीं दे रहा है उस पर्टिकुलर एजेंडा के लिए, तो उसका जिक्र आपको मिनट्स बनाते वक्त करना पड़ेगा कि मिस्टर डी ने वहां पे कोई वोट नहीं दिया था बिकॉज ऑफ दिस रीजन. समझना गाइस, बहुत फ्लो में बोलूंगा मैं, बहुत सोच समझ के बोलूंगा, जो जरूरी है वो बताऊंगा पक्का. तो चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि भैया जितने भी डायरेक्टर पहले तो प्रेजेंट है उसका नाम लिखो.
हमने लिखा भाई कि ए बी सी डी 4 प्रेजेंट है। फिर जो एब्स्ट्रेन है उसका नाम लिखो, हमने लिखा कि भैया डी को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो फिर कितने जन ने वोट दिया होगा? 3। 3 में से अगर 2 जन हाँ बोले तो मेजोरिटी ने वोट दे दिया, तो ये एजेंडा क्या हो सकता है? अप्रूव। एंड फिर उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो गाइस। In case of a board meeting or of a committee meeting, the minutes shall also contain the name of the director present. पहले तो आपको ये बताना है कि जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट है वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। फिर वहां पे इसने बोला कि इसके अलावा आपको where any resolution is passed at the meeting, the name of the director dissenting from the resolution, dissenting मतलब अपन उसको वोट नहीं करने दे रहे, the name of the director not concurring with the resolution मतलब कि जिसने अगेंस्ट में वोट दिया है उसका भी आपको नाम लिखना पड़ेगा। समझो कैसे? इसमें अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें लिखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। कि ये तो आपने लिखा कि मिस्टर डी को डिसेंटिंग रखा है, मतलब मिस्टर डी क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे हम कॉलम लिखेंगे मिस्टर डी कैन नॉट वोट। ठीक है। फिर एबीसी 3 जन बचे, एबीसी में से सी ने अगेंस्ट में वोट दिया है, राइट? तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। नॉट कॉन्करिंग विद द रेजोल्यूशन मतलब सी कास्टेड, ऐसा हम लिख सकते हैं मिस्टर सी कास्टेड हिज वोट इन अगेंस्ट द एजेंडा। उसने इस एजेंडा के अगेंस्ट में वोट दिया है, वो इसके साथ फेवर में नहीं है। तो फिर कहना से दैट हम समझ जाएंगे क्यों? बिकॉज देखो, समझना, लॉजिक समझो। कितने प्रेजेंट थे बॉस? 4 प्रेजेंट थे। हमने वो तो लिखना ही है, बोर्ड मीटिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं चौथे पर्सन पॉइंट की। कितने प्रेजेंट है? 4 जन। फिर एजेंडा नंबर 2 है, कितना लोग एब्स्ट्रेन है वोट करने से या डिसेंटिंग है, मिस्टर डी वोट नहीं कर सकता, तो कितने ने वोट किया होगा? 3। उसमें से अगेंस्ट में कितने दिया है? 1 ने। तो कितने लोग ने? फेवर वाला लिखने की जरूरत नहीं है कि ए एंड बी ने फेवर में वोट दिया, समझो मेरी बात। सिर्फ आपको कितना लिखना है? जितने लोग वोट करने से वंचित है उसका नाम लिखना है, एंड जितने लोग ने अगेंस्ट में वोट दिया उसका नाम लिखना है। ऑटोमेटिकली आपको आंसर क्या मिल जाएगा कि कितने लोग ने फेवर में वोट दिया है। सिंपल, वेरी क्लियर गाइस। इसमें ये चौथे पॉइंट में आपको स्पेसिफिक कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। हाँ कृष्णा, यस बेटा, अगर रिलेटिव नहीं है बट इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली, सपोज उसकी पार्टनर की फर्म है, वो रिलेटिव नहीं है बट किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म है, राइट, तो भी उसको वहां पे वंचित रखा जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? 4th पॉइंट देखो कैसे लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे, बहुत धीरे धीरे जाएंगे क्यों? बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए ऐसे ही, राइट? उसको दौड़ाने का नहीं है ना अपन को। बड़े ध्यान से इसको, हम 17 मिनट से सिर्फ 8 लाइन पढ़ी है। इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग अगर है तो उसमें कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट है नाम वाइज, कितने लोग वोट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर एजेंडा में वो लिखना पड़ेगा, कितने लोग ने अगेंस्ट में वोट दिया है, राइट? तो 3 चीजें आपको यहां पे लिखनी है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, फिर डिसेंटिंग फ्रॉम रेजोल्यूशन, राइट, और abstain फ्रॉम वोटिंग, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, एंड नॉट कॉन्करिंग विद द रेजोल्यूशन। तो ये वर्डिंग्स आपको याद रखने के गाइस, नॉट कॉन्करिंग, abstain फ्रॉम वोटिंग, प्रेजेंट, राइट, सो दैट वहां पे आपको पता चलेगा। डिस्क्रिएशन ऑफ चेयरमैन। सपोज आप मीटिंग कर रहे थे, मेरी बात ध्यान से सुनना, 5वां पॉइंट पढ़ने से पहले मेरे एग्जांपल को समझना। सपोज आप कोई मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग के अंदर आप सब लोग प्रेजेंट थे एंड मीटिंग चल रही थी, डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। अब थोड़े टाइम के बाद, आधा घंटा जैसा हुआ, एंड जो ऑफिस बॉय था रामू, वो रामू मीटिंग रूम में आया सबके लिए चाय, मीटिंग चल रही थी अभी, राइट, रिफ्रेशमेंट के लिए वो सबके लिए चाय लेके आया, समझना गाइस। अभी सबके लिए वो चाय लेके आया है, ठीक है, और सबको चाय दे रहा था, देते देते चाय गिर गई, एक जो कप था चाय का वो गिर गया। वो पोछा लेके आया, सब सफाई कर ली, बाहर गया,
मीटिंग उसके फ्लो में चल रही थी। ये सब कुछ मीटिंग के दरमियान हुआ है। क्या इसको मिनट्स के अंदर लिखना पड़ेगा कि जब हम तीसरा एजेंडा डिस्कस कर रहे थे, सरप्राइजिंगली रामू अंदर आ गया और क्या देखते वो 11 कप लेके आया था चाय के, उसमें से 1 कप तो गिर गया और चाय वहां पे फ्लश पे गिर गई, फर्श पे गिर गई, राइट? ऐसा ये सब कुछ क्या मिनट्स के अंदर लिखना पड़ेगा? इज इट रेलेवेंट? इज इट रेलेवेंट? दूसरी बात, मीटिंग चल रही थी, 10-11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे आए थे। किसी एक एजेंडा पे बहुत, दो डायरेक्टर के बीच में, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दो डायरेक्टर के बीच में बहुत गर्मा गर्मी हो गई। एक उसके लिए अच्छा बोल रहा था तो दूसरा उसकी बुराई कर रहा था। बहुत गर्मा गर्मी, ऐसी गर्मा गर्मी हो गई कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को छड़ाक करके एक लगा दी गाल पे। क्या ऐसी बातें मिनट्स के अंदर दिखाने की कि तीसरे एजेंडा में तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आमने सामने आ गए थे और हम क्या देखते हैं, बाकी के 9 डायरेक्टर्स बस देख रहे थे ऐसे ही, और देखते ही देखते मिस्टर ए ने मिस्टर बी को खड़ाकते लगा दी। क्या ये सब कुछ आपको मिनट्स के अंदर लिखने की जरूरत है? मिस्टर बी का गाल बहुत जोर से लाल लाल हो गया, वो वहां पे चिल्लाते रहे कि मिस्टर ए ने मेरे को मारा। चेयरमैन वहां पे देख रहे थे। क्या ऐसा सब कुछ लिखने की जरूरत है? इसी के लिए पॉइंट नंबर 5 है, डिस्क्रिएशन ऑफ चेयरमैन। ऐसी बातें अंदर लिखनी है या नहीं लिखनी है, ये सारा का सारा पावर सिर्फ और सिर्फ उस मीटिंग के चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चेयरमैन को ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी बात है जो किसी पर्सन को ठेस पहुंचाएगी, किसी पर्सन के हित में नहीं है, ये कोई ऐसी बात है जो इररेलेवेंट है, रामू से चाय गिर गई है, या इमटीरियल है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसी बात है जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, जो कंपनी के इंटरेस्ट के बाहर की बात है, नो सच मैटर shall be included in the minutes। अगर चेयरमैन को ऐसा लगता है तो, मेजोरिटी को ऐसा लगता है ऐसा नहीं, मुकेश भाई अंबानी को ऐसा लगता है वैसा नहीं। क्या देखने का, सिर्फ और सिर्फ अगर चेयरमैन को ऐसा लगता है कि यस ये बातें काम की नहीं है, किसी पर्सन के वहां पे पर्सन की वो जो होता है ना उसको ठेस पहुंचाएगी, अगर राइट ये कंपनी के हित में नहीं है, तो ऐसी बातों को इंक्लूड करना न करना उसका पूरा पावर चेयरमैन के पास होता है। नीचे की 2 लाइन पढ़ो गाइस, उसके अंदर लिखा हुआ है द चेयरमैन शेल, ये चेयरमैन के पास पूरा पावर है गाइस। द चेयरमैन शेल exercise absolute discretion with regard to the inclusion or non-inclusion of any matter in the minutes। चेयरमैन डिसाइड करेगा कि ये सारी बातें इंक्लूड करनी है या इंक्लूड नहीं करनी है। The minutes shall contain fair and correct summary। Yes, Yuvraj, but if topic is which is important, but chairperson is not wants to include, see if it is relevant to the company तो definitely वो include होगा, right? But अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है तो वहां पे चेयरमैन के पास पावर है, तो चेयरमैन वहां पे वो कॉल ले सकता है। और चेयरमैन, हम डायरेक्टर्स वहां पे मेजोरिटी जो बोलते हैं उसी हिसाब से चेयरमैन को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट, इलेक्ट करते हैं। तो वहां पे ऐसा कोई पक्षपात चेयरमैन नहीं करेगा, सबकी जो इच्छा है वही वाला चेयरमैन वहां पे कंपनी के अंदर रहता है। मिनट्स के अंदर फेयर एंड करेक्ट समरी जो भी आपने ड्यूरिंग द मीटिंग की है उस प्रोसीडिंग्स की लिखनी है। एविडेंशियल वैल्यू, यस, जो भी मिनट्स आपने रखी है वो एविडेंस के तौर पे काम आता है। शैल बी द एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है मीटिंग गाइस, राइट, जो मीटिंग के दरमियान आप जो बातचीतें करते हो उसको। यस दर्शिता, मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेंटेन बाय द कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी के अंदर कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो वो नहीं है तो फिर जो कंपनी ने कंसल्टेंट कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, लाइक सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग सीएस इन अहमदाबाद एज वेल एज इन सूरत, राइट। सो यस,
ऐसे प्रैक्टिसेस इन सीएस को भी कंपनी वहां पे वर्क दे सकती है, एंड वी मेंटेन मिनट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है गाइस, करेक्ट, फेयर एंड करेक्ट समरी आपको लिखनी है वहां पे, वो आप मिनट्स शैल बी केप्ट एज पर द राइट, वो एविडेंस की तरह वहां पे काम आएगा। When the minutes are kept as per section 118, then until the contrary is proved, it shall be presumed। ठीक है, समझना ये बात बड़े ध्यान से कि अगर कुछ प्रूव होता है तो वो मानो, बट अगर कुछ प्रूव नहीं होता है ना, तो अगर आपके पास मिनट्स पड़ी है, इफ यू आर हैविंग मिनट्स राइट, तो ऐसा माना जाएगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि सपोज कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कि जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी है राइट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके अंदर 2 शेयर होल्डर है, कौन कौन, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड इसके अंदर 2 ही डायरेक्टर है, 2 शेयर होल्डर है इसके अंदर एंड 2 ही डायरेक्टर है राइट। अब वही हस्बैंड एंड वाइफ वहां पे शेयर होल्डर भी है, एंड वही हस्बैंड एंड वाइफ वहां पे डायरेक्टर भी है। समझना, ये लोग क्या किसी के साथ फ्रॉड करेंगे? अरे वही खुद शेयर होल्डर, वही खुद डायरेक्टर, तो क्या वो किसी के साथ कोई फ्रॉड करेंगे? फ्रॉड करने जैसा है क्या? कंपनी के अंदर पैसा भी वही लाए, शेयर कैपिटल भी वही लाए, मैनेज भी वही लोग कर रहे हैं। समझना, तो ऐसी कंपनियां क्या एक्चुअली में मीटिंग करती होगी? ये लोग तो 365 दिन साथ में रहते हैं। समझना, घर में एंड ऑफिस में, बोथ आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। ये लोग एक्चुअल मीटिंग करते होंगे? नहीं ना, ये लोग एक्चुअल मीटिंग थोड़ी करेंगे यार, लोग पागल समझेंगे कि घर के एड्रेस से डायरेक्टर ने नोटिस ऑफ मीटिंग बनाया और फिर वाइफ को बोला यस मीटिंग है कल 11 बजे आ जाना, या फिर कुरियर किया अपने ऑफिस के एड्रेस से घर के एड्रेस पे, नहीं हम डायरेक्टर को मिनट्स ये जो मीटिंग का है नोटिस भेज रहे हैं। समझना गाइस, ऐसी कंपनियों को बोलते हैं कि क्लोजली हेल्ड कंपनी, घर के ही शेयर होल्डर, घर के ही डायरेक्टर। तो ऐसी कंपनियां क्या एक्चुअली में मीटिंग बोलेगी, मीटिंग बताएगी राइट, मीटिंग करेगी? नहीं ना, कोई भी पर्सन डिसीजन ले लेगा और बाद में वो अग्री कर लेंगे राइट। तो उस केस के अंदर ये लोग सीधा क्या कर देते हैं, मिनट्स बना देते हैं, भैया हम मिले थे और ये एजेंडा हमने डिस्कस किया था। तो कानून भी यही बोलता है कि वेयर द मिनट्स आर केप्ट अंडर सेक्शन 118, तो ऐसा माना जाएगा कि भैया आपने मीटिंग प्रॉपर्ली बुलाई थी, प्रॉपर्ली हेल्ड की थी, सारे प्रोसीडिंग्स जो थे एजेंडा वगैरह वो प्रॉपर्ली आपने वहां पे डिस्कस किए थे, जो भी रेजोल्यूशंस आपने पोस्टल बैलेट से पास किया है वो प्रॉपर्ली किया था। समझना, all the resolutions passed by the postal ballot were duly passed. In particulars, all the appointment of director, key managerial personnel, auditor, company secretary in practice, right, ये आपने प्रॉपर्ली वैलिडली आपने वहां पे किया है। तो ये सारी चीजें वैलिडली प्रॉपर्ली हुई है, ऐसा ही वहां पे माना जाएगा। सिंपली क्या देख के, मिनट्स। हाँ, बट अगर ऐसा प्रूव होता है, कोई डायरेक्टर वहां पे कंप्लेन करता है, एनसीएलटी में जाता है, आरओसी के पास जाता है कि भैया कंपनी ने मिनट्स तो बना दी बट हमको तो ऐसी कोई नोटिस मिल ही नहीं रही है और अपने हिसाब से ही ये कंपनी का कामकाज चल रहा है, सो उस केस में अगर कुछ प्रूव होता है तो ऐसा अजम्पशन या प्रिजम्पशंस नहीं माना जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अगर कुछ प्रूव करते हो आप तो ठीक है, वो प्रूव किया गया माना जाएगा, बट अगर कुछ प्रूव नहीं होता है तो ऐसा प्रिज्यूम कर दिया मिनट्स देख के कि मीटिंग हुई थी, प्रॉपर्ली हुई थी, सारे रेजोल्यूशंस पास किए हैं, सबकी अपॉइंटमेंट एकदम प्रॉपर्ली वहां पे हुई है, ऐसा ही वहां पे माना जाएगा। सिंपल। Publication of the reports of the proceedings. Yes guys, no document purporting to be a report of the proceedings of any general meeting of a company shall be circulated or advertised at the expense of the company unless it includes the matters requiring by the section to be contained in the minutes of the proceedings of such meeting। मतलब कि जो भी मीटिंग आप करते हो और उसका जो भी आप मिनट्स बनाते हो, समझना राइट, वो आपको किसी न्यूज़पेपर में या किसी जगह पे आपको पब्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है कंपनी के खर्चे के ऊपर, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई ऐसा मैटर डिस्कस किया है कि जिसके लिए एक्चुअली कोई सेक्शन बोलता है कि आपको उसका पब्लिकेशंस करने का और आपको पब्लिकली ये मिनट्स बताने की, तभी आपको ये करने का, अदरवाइज ये करने की नहीं है। Yes, Shivani, this presumption जो point number 8 में था, this is for all the companies. I repeat the 9th point कि कोई भी presumptions या ऐसा कुछ भी है, no document, ऐसा कोई भी documents जो proceedings है जनरल मीटिंग की,
ये सिर्फ जनरल मीटिंग की बात है, वो आपको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, राइट? वो पब्लिश नहीं करना है एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, अनलेस, right, until and unless it includes the matters required by this section. कंप्लायंस विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, जैसे गाइस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड देयर आर 2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो इफेक्टिव भी हो चुके हैं। SS1 जो है वो बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करता है, SS2 जो है वो जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है। जैसे आप लोग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेम वैसे ही ICSI ने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाया है कि जो आपको कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ते हैं। समझना गाइस, राइट? So every company shall observe this secretarial standard with respect to general meeting, with respect to board meeting, right? जो ICSI ने, Institute of Company Secretary ने बनाया है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। There is a punishment अगर आपने 118 का वायोलेशन किया है, कुछ भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए हैं या प्रॉपर्ली नहीं बनाए हैं, if you are contravening the provisions, if any default is made in complying with these provisions of this section, then the company shall be liable with the penalty of 25,000, 25,000 रुपए का आपका वहां पे पेनल्टी रहेगा, राइट? एंड अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, राइट, तो shall be liable penalty of 5,000। 25,000 कंपनी के लिए है, 5,000 जो पर्सन जिसने गलती की है, डायरेक्टर, उसको है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को जो बनाया है कंपनी के डॉक्यूमेंट को, उसको टेम्पर करने का ट्राई किया, मतलब के 2 साल पहले कोई मीटिंग हुई थी, उसकी मिनट्स बन चुकी है, जिसमें 3 डायरेक्टर एब्सेंट थे और 8 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, मिनट्स ऑलरेडी बन चुकी है, साइंड है, बट व्हाट वी हैव डन कि वो 3 डायरेक्टर जो 8 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, उसमें से एक जन ने जाके अपना नाम व्हाइटनर से वहां पे हटा दिया। क्यों? बिकॉज उस जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के रिलेटेड आज इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, और जितने डायरेक्टर ने ये डिसीजन लिया था, उतने डायरेक्टर को पनिशमेंट होने वाला था। तो किसी एक डायरेक्टर को भनक लगी कि ऐसा कोई इनकम टैक्स का बंदा आने वाला है और इस चीज के लिए छानबीन करने वाला है, तो उसने 2 साल पहले की मिनट्स का जो रिकॉर्ड था, राइट, उसके अंदर जाके अपना नाम व्हाइटनिंग से व्हाइटनर से हटाने का ट्राई किया। मतलब वो डॉक्यूमेंट को टेम्पर कर रहा है, डॉक्यूमेंट को चेंज कर रहा है, तो इस केस के अंदर पनिशमेंट है, एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ टेम्परिंग विद द मिनट्स शैल बी पनिशेबल, उसको 2 साल का जेल रहेगा गाइस, वहां पे येरवाड़ा की जेल या फिर साबरमती की जेल अहमदाबाद की, एंड उसको 25,000 से 1 लाख रुपए का वहां पे पेनल्टी भी हो सकता है, 25K to 1 lakh rupees if you will temper the documents। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट मिनट्स बुक आपको बनाना पड़ेगा फॉर सेपरेट टाइप ऑफ मीटिंग, राइट? यहाँ पे आप लिख सकते हो सेपरेट मिनट्स बुक फॉर सेपरेट मीटिंग, राइट? जनरल मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग, कमिटी की मीटिंग, the minutes of the proceedings of each meeting shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry, right? मतलब जो भी आप मिनट्स बनाते हो गाइस, सपोज जनरल मीटिंग बनाई तो जनरल मीटिंग की बुक के अंदर एंटर करोगे, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स बनाई तो बोर्ड मीटिंग की बुक के अंदर एंटर करोगे, एंड किस दिन आप एंटर कर रहे हो वो भी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। साइन आपको जो है वो 30 दिन के अंदर कर देनी है, राइट? इट हैज टू बी साइंड विद इन 30 डेज, बट कितने दिन के अंदर आप एंटर कर रहे हो तो वो भी आपको डेट ऑफ एंट्री भी लिखनी पड़ेगी कि इस तारीख को आपने इसके अंदर एंटर किया है, राइट, एंड इस तारीख को आपने इसके ऊपर सिग्नेचर किया है। जो भी रेजोल्यूशंस आप पास करते हो, दैट रेजोल्यूशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, पोस्टल बैलेट से पास किया वो भी आपको जनरल मीटिंग के मिनट्स के अंदर डालना पड़ेगा। अगर आपने पोस्टल बैलेट से कोई रेजोल्यूशन पास किया है, पोस्टल बैलेट से मतलब कि आपने मीटिंग एक्चुअली में नहीं की है बट रेजोल्यूशन बना के शेयर होल्डर के घर भेज दिया था, एंड फिर शेयर होल्डर को बोला था कि घर पे बैठे बैठे वोटिंग करो और वो पेपर को हमको भेज दो, राइट? तो आपने किस पर्पस के लिए पोस्टल बैलेट, ये सेक्शन 110 के अंदर आता है जो अपन डिस्कस करेंगे गाइस। तो आपने जो ब्रीफ रिपोर्ट बनाया था पोस्टल बैलेट के ऊपर, वो ब्रीफ रिपोर्ट मतलब जो भी आपने बनाया है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन जो भी आपने प्रपोज किया है, रिजल्ट ऑफ वोटिंग, राइट? पहले तो रिपोर्ट कि आपने किस पर्पस के लिए बनाया है, कौन सा रेजोल्यूशन आपने शेयर होल्डर को भेजा है पास करवाने के लिए, क्या रिजल्ट आया वोटिंग का,
राइट। स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करना पड़ता है, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होता है कि जो वोटिंग सारे काउंट करेगा, अदरवाइज कंपनी तो बोल देगी रेजोल्यूशन पास हो गया, राइट। तो ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, वो कैलकुलेशन करेगा एंड फिर आपको डेट डालनी है कि इस तारीख को हमने मिनट्स बुक के अंदर एंटर किया था। ये पोस्टल बैलेट के लिए सेक्शन है। मैनर ऑफ साइनिंग ऑफ मिनट्स, ईच पेज ऑफ एवरी मिनट बुक शैल बी इनिशियल्ड, मतलब कि सपोज 10 पेज का आपका मिनट्स बुक बना है, राइट। ये आपने मिनट्स बुक बनाया, पेज नंबर 1 2 3 4 5, 5 पेज का 6 पेज का बना है सपोज, तो यहाँ पे आपने नंबरिंग दे दिया, कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए। फिर मिनट्स बनने के बाद एवरी पेज पे इनिशियल करना, सपोज मैं चेयरमैन हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा सिग्नेचर है, तो यहाँ पे मैं इनिशियल कर रहा हूँ एवरी पेज पे, राइट। एंड लास्ट पेज पे फुल सिग्नेचर करना है, समझना कैसे, लास्ट पेज पे मुझे क्या करना है, फुल सिग्नेचर वहां पे करना पड़ेगा, राइट। इस हिसाब से कंपनी का मिनट्स बनता है। अगर मैं सारे पेज पे फुल सिग्नेचर करता हूं तो चलेगा, समझना, राइट। बट एटलीस्ट आपको इनिशियल तो बाकी के पेज पे करना पड़ेगा और लास्ट पेज पे आप फुल सिग्नेचर करोगे। यस, इंडिपेंडेंट पर्सन जो स्क्रूटिनाइजर होता है गाइस, ये स्क्रूटिनाइजर कौन हो सकता है, तो स्क्रूटिनाइजर कोई भी चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट को आप अपॉइंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जनरली यही लोग होता है। यस गाइस, उसके बाद मैनर ऑफ साइनिंग ऑफ द मिनट्स, ईच पेज ऑफ मिनट्स बुक, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया इनिशियल होना चाहिए सारे पेज पे या साइंड, एंड लास्ट पेज पे डेट एंड साइंड आपको दोनों लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डेट भी लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। नेचर ऑफ मिनट्स बुक, नेचर ऑफ मिनट्स बुक, अगर कौन साइन करेगा, ठीक है। सो बोर्ड मीटिंग की या कमिटी मीटिंग की बात करेगा इस, तो बोर्ड मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग जो होता है ना, द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, मतलब जिस मीटिंग, सपोज आपकी मीटिंग जो थी वो 3 दिसंबर को थी, तो इस मीटिंग में जो चेयरमैन था, अगर वो इस मिनट्स को सिग्नेचर करता है तो भी चलेगा, या इसके बाद जब आप नेक्स्ट मीटिंग करते हो, सपोज आपकी नेक्स्ट मीटिंग आज है, तो इस मीटिंग का जो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, अगर वो भी यहाँ पे सिग्नेचर करता है, ये 3/12 वाली मिनट्स की बात है, राइट। मिनट्स कौन सी बनाई है आपने, तो 3/12 की मिनट्स बनाई है। तो इस मीटिंग में मिस्टर रमणीक भाई चेयरमैन थे और इस मीटिंग में मिस्टर प्रशांत चेयरमैन है, तो मिस्टर रमणीक भाई अगर 3/12 की मिनट्स के ऊपर सिग्नेचर करते हैं तो भी चलेगा, मिस्टर प्रशांत अगर सिग्नेचर करते हैं तो भी चलेगा। मिनट्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग और द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, अगर ये जो 3/12 वाली मिनट्स है इसके ऊपर अगर सिग्नेचर करते हो तो डेफिनेटली चलेगा। क्यों ऐसा रखा, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि वो चेयरमैन फिर प्रेजेंट हो ना हो, राइट, तो उसके रीजन से आपको ये बाकी नहीं रखना है, दैट्स व्हाई आप वहां पे ये चीज करते हो। भाई ये बात हो गई बोर्ड मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग की, समझना गाइस। ये बात हो गई बोर्ड मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग की। मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कौन सिग्नेचर करेगा, द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर चेयरमैन की डेथ हो जाती है या चेयरमैन कैपेबल नहीं है, इनएबिलिटी, चेयरमैन सपोज कोमा में चला गया है, या चेयरमैन का ये एक्सीडेंट हो गया, हाथ में फ्रैक्चर है, तो उस केस में फिर क्या करोगे, बिकॉज यहाँ पे तो कोई नेक्स्ट मीटिंग के चेयरमैन की बात ही नहीं की है, यहाँ पर सिंपली इतना ही बोला इन द इवेंट ऑफ डेथ, यहाँ पे बिकॉज सिग्नेचर कौन करेगा, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। बट अगर वो चेयरमैन की डेथ हो गई है, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि आज मीटिंग है तो आज ही मिनट्स बन जाएगी, अरे मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, राइट, वो फिर बाद में जाके कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी का डायरेक्टर फिर बाद में क्या करेगा, उसको ड्राफ्ट करेगा, राइट, तो उसमें 4 5 10 12 दिन लग सकते हैं ना। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि अगर चेयरमैन मर गया है या चेयरमैन कैपेबल नहीं है तो उस केस के अंदर बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड, मतलब फिर क्या होगा कि बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में किसी एक पर्सन को अथॉरिटी दिया जाएगा एंड वो ऑथोराइज पर्सन इस मिनट्स के ऊपर क्या करेगा गाइस, सिग्नेचर करेगा। ये बात हो गई जनरल मीटिंग की, दोनों में अलग अलग है। बोर्ड मीटिंग में तो ऑप्शन है ही आपके पास, सेम मीटिंग का चेयरमैन या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन।
रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास किया है तो वहां पे जो कंपनी का चेयरमैन होता है या जो आपने फिक्स चेयरमैन कर रखा है वो वाला, एंड अगर कोई फिक्स चेयरमैन नहीं है तो उस केस में अगेन बोर्ड वहां पे क्या करेगा, रेजोल्यूशन पास करेगा, किसी एक पर्सन को अथॉरिटी दे देगा और वो बंदा इसके ऊपर सिग्नेचर करता रहेगा। इफ देयर इज नो चेयरमैन और द बोर्ड इन द इवेंट ऑफ, तो वहां पे उस हिसाब से सिग्नेचर हो जाएगा। यस, युवराज कर सकता है। प्रिजर्वेशन एंड कस्टडी, The minutes book of general meeting shall be kept at the register office of the company। ठीक है, इस कहाँ पे रखने का, ये देखो बात करो, ये बात करता है जनरल मीटिंग की। तो जनरल मीटिंग का आपको कंपनी का जो हवेली है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है, वहां पे रखने का, एंड शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, लाइफ टाइम के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर बोर्ड मीटिंग की बात करें या कमिटी की बात करें, इट शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस। देखो ये आप कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे भी रख सकते हो, या फिर अगर आप किसी और जगह पे रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो, एंड ये भी आपको परमानेंटली प्रिजर्व करना पड़ेगा। सो गाइस, वैसे एक ही सेक्शन दे दिया है बोर्ड मीटिंग के लिए भी मिनट्स का और जनरल मीटिंग के लिए भी मिनट्स का, बट दोनों जगह पे जहां जहां पे उनको अलग अलग करना हो वहां पे उन्होंने अलग अलग कर रखा है। आप अगर घर पे चार्ट बनाना चाहते हो तो ऐसा बना सकते हो, कंपैरिजन वाला, बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग ऐसा करने का, फिर यहाँ पे पॉइंट्स लिखने के कि भाई प्रिजर्वेशंस, राइट, तो कि यहाँ पे प्रिजर्वेशंस, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि परमानेंटली प्रेजेंट करना है। यहाँ पे भी सेम डू लिख देने का या सेम लिख देने का। चलो ये खत्म हो गया। फिर वहां पे वेयर टू प्रिजर्व, ये प्रिजर्वेशंस का टाइम था ना, नाउ वेयर टू प्रिजर्व, वेयर टू बी केप्ट। तो यहाँ पे कंपल्सरीली एट रजिस्टर्ड ऑफिस ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, सच अदर प्लेस एज द बोर्ड डिसाइड, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहाँ पे अगर डिसाइड करते हैं वो वाला। तो ऐसा आपने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। फिर आपने साइनिंग का पॉइंट बना दिया कि कौन साइन करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाएगा कि भैया हु विल साइन दिस। तो बोर्ड मीटिंग के अंदर चेयरमैन साइन करेगा, सेम मीटिंग का या फिर नेक्स्ट मीटिंग का, ठीक है। जनरल मीटिंग के अंदर सेम मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर डेथ ऑफ चेयरमैन है या इनएबिलिटी है तो फिर बोर्ड ऑथोराइज करेगा। सिंपल, समझ में आता है क्या? ऐसे आप बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग के लिए दो अलग अलग पॉइंट्स बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये 4-5 पॉइंट्स के लिए आप बना सकते हो। यस गाइस, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेक्शन 118। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग मस्ट कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट। कैन द चेयरमैन डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, sorry, can the direct chairman exclusion of any matter from the minutes? क्या चेयरमैन किसी मिनट्स को, किसी मिनट से कुछ हटाने के लिए बोल सकता है? सम ऑफ द शेयर होल्डर इंसिस्ट, शेयर होल्डर वहां पे इंसिस्ट कर रहे हैं ऑन द इंक्लूजन ऑफ सर्टेन मैटर व्हिच आर रिगार्डेड एज डिफेमेटरी ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो क्या चेयरमैन ऐसा सलाह मशवरा दे सकता है? सॉरी, शेयर होल्डर ऐसा सलाह मशवरा दे सकता है चेयरमैन को कि भाई ये बात रखो, ये बात न रखो। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब एब्सोल्युटली पावर किसके पास है? चेयरमैन को। चेयरमैन की अंतरात्मा को लगता है कि नहीं ये बातें लिखनी चाहिए, वो लिखेगा। चेयरमैन को लगता है नहीं लिखनी चाहिए, नहीं लिखेगा। सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी अगर इनको सलाह मशवरा दे तो उसको मानना चेयरमैन की मर्जी की बात है, राइट। चेयरमैन हैज द पावर ओनली टू डिटरमाइन वेदर द मैटर इज डिफेमेटरी और नॉट, to direct not to include any matters in the minutes. Refusal of chairman is valid. अगर चेयरमैन वहां पे चेयरमैन डिक्लाइन, चेयरमैन ने वो डायरेक्ट शेयर होल्डर की बात को डिक्लाइन कर दिया, क्या चेयरमैन कर सकता है? यस, सिंस द मैटर डिस्कस इन द जनरल मीटिंग इज ऑफ द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन, राइट, डिफेमेटरी ऑफ अ डायरेक्टर। तो वो चेयरमैन के ऊपर है गाइस। चेयरमैन चाहे तो उस बात को रख सकता है, चेयरमैन चाहे तो उस बात को डेफिनेटली निकाल भी सकता है। So yes guys, absolutely पावर वहां पे चेयरमैन के पास ही रहेगा और किसी के पास कोई पावर नहीं है। इसके बाद एक कोई XYZ लिमिटेड था, held its annual general meeting on September 15, 2006. The meeting was presided over by Mr. V.
the chairman of the company's board of director. On September 17, 2006, Mr. B, the chairman, without signing the minutes, वो वहां पे इंडिया छोड़ के लंदन चले गए. Left India, right, to look after his sick father in London. Referring to the provision के जनरल मीटिंग है गाइस, जनरल मीटिंग में कोई चेयरमैन चला गया है राइट, साइन किए बिना, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं. अगर जनरल मीटिंग में यहाँ पे इनएबिलिटी आ गई ना, इनएबिलिटी ऑफ द चेयरमैन टू साइन द, लाइक लंदन तो आप कैसे भेजे और क्या करें, तो कोई बात नहीं. द मिनट्स आर टू बी साइंड बाय द डायरेक्टर, जो ड्यूली क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अथॉरिटी दे देंगे. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस गाइस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने के बाद उसको समझने के, सो दैट आप इजीली क्या कर पाओ, उसको याद कर पाओ. इसी के रिलेटेड एक कनेक्टेड सेक्शन है गाइस 119, इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स. बट यहाँ पे देखो गाइस क्लियरली बोला है, इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग. बोर्ड मीटिंग का इंस्पेक्शन कर सकता है कोई? नहीं कर सकता. बोर्ड मीटिंग की मिनट्स का, बिकॉज उसमें तो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है, कंपनी को कैसे बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, कहाँ से माल आता है, राइट, वो सिर्फ डायरेक्टर के पास ही अधिकार है. कोई भी शेयर होल्डर वहां पे उसके अंदर मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता. अदरवाइज दो कॉम्पिटिटर हो, समझ रहे, दो कॉम्पिटिटर हो, राइट, रिलायंस है, सपोज टाटा है फॉर एन एग्जांपल, तो टाटा में रतन टाटा ने रिलायंस का एक शेयर ले लिया. कितना? रतन टाटा जी ने रिलायंस का एक शेयर ले लिया, और फिर वहां पे जाके बोलते लाओ आपकी बोर्ड मीटिंग की मिनट्स दिखाओ, इंस्पेक्शन करना है. तो वो तो सारे राज जान जाएंगे कि रिलायंस कैसे बिजनेस करता है, क्या करता है. या सेम मुकेश भाई भी कर सकते हैं टाटा कंपनी के साथ जाके, राइट. तो ऐसा न हो, इसीलिए ही वहां पे क्या बोला कि जनरल मीटिंग की कोई मिनट्स है, उसका आपको इंस्पेक्शन करना है तो कर सकते हो. बोर्ड मीटिंग के लिए यू आर नॉट अलाउड. प्लेस ऑफ कीपिंग द मिनट्स बुक, द मिनट्स बुक कहाँ पे मेंटेन करता है जनरल मीटिंग की अगर हम बात करें तो, बिकॉज ये तो वहां पे है ही नहीं, राइट. तो प्लेस वहां पे, द प्लेस ऑफ मीटिंग्स ऑफ द एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. इंस्पेक्शन कौन कर सकता है इस मिनट्स बुक का? टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कैन बी मेड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स. उजाले में जाने का गाइस, उजाले में जाने का, राइट. फिर आप तो सुबह से शाम 10 बजे गए, कोई 11 बजे गए, कोई 12 बजे गए, कोई 1 बजे गए, कोई 2 बजे गया, कि हम तो यार उजाले में ही जा रहे हैं ना बिजनेस आवर्स में, राइट. तो कंपनी वहां पे फिर बिजनेस कब करेगी? जब आपके आगे पीछे घूमेगी तब. इसीलिए वहां पे कंपनी रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है कि भैया हम एक टाइम फिक्स कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 घंटा तो कंपनी को देना ही पड़ेगा एज पर दी एक्ट, कि अगर आपको इंस्पेक्शन करना हो मिनट्स का, तो आप दोपहर में 2 से 4 के बीच में आ सकते हो. समझना, जैसे हम कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और लोकल रेडीमेड शॉप होता है, तो वहां पे भी होता है कि भैया अगर तुम्हारे कपड़ा बदला हुआ हो ना, चेंज करवा तो बपोरे बेथी 4 माह हो, ये पहला के पची हमें बदली नहीं आती है. क्यों? बिकॉज उसको यार पूरा दिन अगर वो उसमें ही टाइम अलोकेट करेगा तो नए कस्टमर्स को कब हैंडल करेगा? गेटिंग माय पॉइंट. दैट इज द रीजन यहाँ पे भी, अगर पूरा दिन अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स, लाखों शेयर होल्डर्स हो, अगर वो लोग आते हैं और कोई अलग अलग अपने अपने टाइम पे बिजनेस अवर्स में आता है, तो कंपनी बिजनेस कब करेगी? जब इनके आगे पीछे रहेगी. सो दैट्स व्हाई देयर इज सब्जेक्ट टू के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. अगर कंपनी लगाना चाहती है तो डेफिनेटली लगा सकती है, बट उसके लिए उनको आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ेगा या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और बट रिस्ट्रिक्शन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई खाली दर सोमवार है हमें तुमने चेक करवा दईसु, राइट. ऐसा हर मंडे को ही आने का, उसके अलावा नहीं आने का, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता. एवरी डे आपको अलाउ तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 घंटे 2 बिजनेस आवर्स आपको वहां पे अलोकेट करने पड़ेंगे. इंस्पेक्शन के लिए, राइट. इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? तो कोई भी मेंबर यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है. एनी मेंबर, मतलब के शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी में मेक द इंस्पेक्शन विदाउट एनी चार्जेस. वो जाके ये भी डिमांड कर सकते हैं कि भैया हमको इस कंपनी का मिनट्स बुक चाहिए. द कॉपीज ऑफ द मिनट्स बुक ऑफ एवरी जनरल मीटिंग, ऑफ एनी जनरल मीटिंग, shall be made available by the company to any member. The copies of the minutes book of any general meeting shall be made available by the company. That company वहां पे क्या कर सकती है? उस मेंबर से ये मीटिंग, जनरल मीटिंग की मीटिंग्स करवा सकती है, मंगवा सकती है. कितने दिन के अंदर वो देना पड़ेगा? विद इन 7 वर्किंग डेज आपको देना पड़ेगा. The copies of the minutes book of any general meeting shall be made available by the company to any member, right. कितने दिन के अंदर? अगर वो रिक्वेस्ट करता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर. उसका कोई पैसा रहेगा क्या? कॉपीज चाहिए ना आप तो. सी, इंस्पेक्शन फ्री है, इंस्पेक्शन फ्री है, बट मिनट्स बुक का कॉपी चाहिए आपको, तो ये फिर चार्जेबल है.
और पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस कितना 10 रुपया पर पेज, आगे पीछे होगा तो 20 रुपया, राइट। 10 रुपया पर पेज और पार्ट ऑफ द पेज, मतलब 3.5 पेज है तो उसको फिर 3.5 के नहीं, उसका आधे पेज का 5 रुपया लो, ऐसा नहीं। पार्ट ऑफ द पेज का भी कंपनी चाहे तो 10 रुपया ले सकती है, मैक्सिमम इतना चार्ज है। कंपनी चाहे तो फ्री ऑफ भी दे सकती है, बट मैक्सिमम इतना चार्ज है। बट अगर आप सॉफ्ट कॉपी में डिमांड करते हो कि नहीं व्हाट्सअप कर ही दे जो यार, तो सॉफ्ट कॉपी में कोई चार्ज नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। इन केस मेंबर इज रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ मिनट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, सॉफ्ट कॉपी रहेगा फ्री ऑफ चार्ज, राइट। सॉफ्ट कॉपी ऑफ लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 साल का अगर आप वहां पे मिनट्स डिमांड करते हो, राइट, तो वहां पे फ्री ऑफ चार्ज है। या फिर अगर आप हार्ड कॉपी डिमांड करते हो तो उसके लिए कंपनी मैक्सिमम 10 रुपीज पर पेज आपसे मंगवा सकती है। अगर आप कुछ वायोलेशन करोगे, देयर इज अ पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। For punishment, if inspection is refused or copy is not furnished, the company shall be liable to a penalty of 25,000, right? And officer in default 5,000 रुपया। So yes guys, कंपनी के लिए 25,000 रुपए का पेनल्टी है, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 5,000 रुपए का पेनल्टी वहां पे रहेगा। अगर इंस्पेक्शन की कॉपी नहीं दे रहे हो, इफ इंस्पेक्शन के लिए मना कर दिया या फिर कॉपी नहीं दी, तो ट्रिब्यूनल वहां पे क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट द कंपनी टू अलाउ द इमीडिएट इंस्पेक्शन और डायरेक्ट द कंपनी टू फोर्थविथ सेंड द कॉपी, राइट। वो कोई बंदा अगर दादाजी को जाके कंप्लेन करेगा तो कंपनी को फिर तो मानना ही पड़ेगा और इमीडिएटली इंस्पेक्शन के लिए भी अलाउ करना पड़ेगा, एंड आपको साथ में कॉपी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट 2 सेक्शंस, 118 जो मिनट्स के बारे में बात करता है, 119 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग है। कैसे बड़ा ध्यान रखना है इसमें, सिर्फ जनरल मीटिंग की मिनट्स का ही इंस्पेक्शन कर सकते हो और किसी भी मिनट्स का इंस्पेक्शन आप नहीं कर सकते। Yes, if you have any doubt guys. सर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स का इंस्पेक्शन डायरेक्टर तो कर सकता है, यस डायरेक्टर कैन डू सर, डायरेक्टर कर सकता है। इफ यू हैव एनी डाउट गाइस, इन सेक्शन 116 जो रेजोल्यूशन पास एट द एडजर्न मीटिंग वो देखा हमने, फिर 117 देखा, 117 देखा रेजोल्यूशंस जो आप वहां पे पास करते हो, राइट। वो आपको 117 में कोई भी रेजोल्यूशन अगर आपने पास किया है तो वो आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर एमजीटी 14 के अंदर। देन वी हैव डिस्कस अबाउट 180 मिनट्स, देन वी हैव डिस्कस अबाउट 119 इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स। यस गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस 4 सेक्शंस, बहुत बड़े आराम से हमने एक एक लाइन पढ़ के, एग्जांपल समझ के, वर्किंग करके इसको समझा है। So if you have any doubt guys, please ask any single doubt. ठीक है, आई होप सो आप सब साथ में अंडरलाइन वगैरह सब कर रहे हो। जो क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं, राइट, वो ये 2 क्वेश्चन सपोज हमने नहीं डिस्कस किए, राइट, तो सारे मैं डिस्कस नहीं करवाऊंगा ना, आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा। डाउट्स है डेफिनेटली मुझे पूछिए गाइस, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू पिंग मी। इसके बाद अपन कल जो हमारा मतलब नेक्स्ट सेशन है, विल डिस्कस 120, 121, 122 एंड देन जो सेक्शंस बाकी है उसका भी हम डिस्कशंस करेंगे, राइट। सो यहाँ तक रखते हैं आज गाइस। See you soon in the next session. Have a great day. Bye bye.